अब सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि उसको कोई भी प्रोसीजर करने से पहले उससे क्या लेनी होती है? कॉन्सेंट। मुझे ये बताएं, कॉन्सेंट की जो एज होती है वो क्या होती है? किस एज तक कॉन्सेंट पेशेंट से ली जाती है? मैम अबाउट 18 16। ऑनवर्ड। अच्छा, कुछ जगहों पे कहा जाता है 18 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब हमारे यहाँ पे क्योंकि आईडी कार्ड जो है वो 18 ईयर्स पे, तो उसको एडल्ट कंसिडर किया जाता है और उसका कहा जाता है कि इससे हम ले सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब उन्होंने बिहेवियर साइंस पढ़ी थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था 16 ईयर्स। तो ये हर जगह पे थोड़ा डिफरेंट होता है, 16 to 18 ईयर्स पे कहते हैं, हर सेटअप का या हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट। तो उस पेशेंट से आपने कंसेंट जो है वो लाजमी लेनी है। अगर तो पेशेंट की एज 15 से 16 से कम है तो वो उसके पेरेंट्स उसको डिसाइड करेंगे। कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं, चाहे बेनिफिट वर्सेस रिस्क है, उसमें भी आप लोगों ने पेशेंट की कंसेंट लाजमी लेनी है। और हर चीज याद रखिए, जब आप लोगों ने प्रोफेशनल फील्ड में आना है, हर काम रिटर्न में होता है। कंसेंट है, रिटर्न में होगी। कोई भी काम है, आपने पेशेंट को कोई चीज इन्फॉर्म किया, रिटर्न में होगी। कोई भी चीज अपने सर पर नहीं लेते, बिकॉज जब आप लोगों ने इन सेटअप्स में काम करना है और फिर अपनी इंडिपेंडेंट ड्यूटीज करनी है, वो फिर चीजें कई बार आपके जो गले का फंदा बन जाती हैं। आपको कोई उनके आंसर्स देने पड़ते हैं, फिर जब आप लोग उसकी कंसेंट वगैरह हर चीज आपने पेपर वर्क, क्यों हॉस्पिटल्स में पेपर वर्क किया जाता है? उसकी मेन रीजन ही यही है कि कल को कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इन केस ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप बता देते हैं आपने कौन कौन सी मेडिसिन यूज की है, आपने क्या क्या किया है, आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट के प्रोसीजर से पहले उसकी कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस कंसेंट में अब चीजें क्या क्या करनी होती है? जो कंसेंट है उसके लेने का तरीकाकार क्या होता है? नंबर वन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। आप पेशेंट का एक्सरे भी कर रहे हैं ना, आप लोगों ने पेशेंट को कहना है कि भाई मैं आपका एक्सरे करूंगा, मैंने आपको एक्सपोज करना है, आपका इतना एरिया एक्सपोज होगा। कई जगहों पे क्या होता है कि उन्होंने फीमेल जो है वो नहीं हायर की होती, तो मेल जो है वो फीमेल का एक्सरे करने वाले होते हैं। फीमेल्स वहां से रिलक्टेंट होती हैं, वो कहती है हमने नहीं करवाना। तो इसलिए पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। अगर कोई जगह ऐसी है, लेट्स सपोज हम कार्डियक कैथ लैब की बात करते हैं, तो वहां पे पेशेंट को रेडी करना है, हमारे पास फीमेल मौजूद नहीं है, कोई फीमेल वर्कर नहीं है, नर्स नहीं है, या जो है वो हमारी तरह टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है जो उसको प्रिपेयर कर सके, तो क्या होता है, फिर पेशेंट से उसकी उसमें भी कंसेंट ली जाती है कि मैं आपको इतना या इस हद तक एक्सपोज करूंगा, मैं आपको इतना टच करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पज के लिए है, ताकि पेशेंट को आपके टच से किसी किस्म का कोई गलत जो है वो चीज फील ना हो। तो इसलिए कंसेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर मामले में। आपने अल्ट्रासाउंड करना है, आपने कुछ भी करना है, वट एवर द प्रोसीजर, सीटी है, एमआर है, फ्लोरो है, कुछ भी है, आपने उस पेशेंट से उसकी कंसेंट लाजमी लेनी है। तो उसमें सबसे पहले आपने पेशेंट को उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है, उसको बताना होता है विच प्रोसीजर ही और शी इज अंडरगोइंग। ठीक है। उसके बाद आपने कुछ हद तक उसके रिस्क एक्सप्लेन करने हैं, इतने ज्यादा भी नहीं करने के पेशेंट टेबल से उठ के भाग जाए। ठीक है। लेकिन कुछ रिस्क जो है वो बताने हैं कि भाई ये हो सकता है, बाद में आप कह दें कि वैसे इतना हुआ नहीं है लेकिन होने के चांसेस है, तो हम आपको पहले बताना चाहते हैं। तो इसलिए आप जो है उसको, पेशेंट को उसका रिस्क भी एक्सप्लेन करेंगे। उसमें माइनर रिस्क आप बता दें, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। लेट्स सपोज अगर आप सीटी परफॉर्म करते हैं, तो मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि आपको कंट्रास्ट लगेगा तो आपके जिस्म में गर्मी महसूस होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट को कंट्रास्ट दिया जाता है उसकी बॉडी हीट अप हो जाती है। ठीक है। तो आप पेशेंट को ये कहेंगे कि आपको गर्मी महसूस हो सकती है, आपने इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। कुछ पेशेंट्स जो कंट्रास्ट होता है ना, जो हम इसमें एनजीओ में देते हैं, सिटी में देते हैं, सेम कंट्रास्ट यूज होता है। होता क्या है कि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, इतना वो थिक होता है कि आपकी जो वेसल्स होती हैं उनका ल्यूमन अगर इतना है तो इसमें इतना थिक कंट्रास्ट स्पीड के साथ गुजरेगा। 3 ml आप जो है 150 जो है वो 3 ml पर सेकंड के हिसाब से आप देख रहे हैं, 85 ml आपने देना है और आप 3 ml पर सेकंड के हिसाब से देते, तो इतनी स्पीड से जाता है कि कुछ पेशेंट्स को पेन होने लग जाती है।
तो ये चीजें भी उसको बतानी है कि आपको इतनी इतनी दर्द होगी इसमें, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। दिमाग ऐसी चीज है कि अगर आप इसको पहले से रेडी रखेंगे किसी चीज के लिए, तो उसकी इतनी दर्द फिर महसूस नहीं होती, वो तकलीफ उतनी महसूस नहीं होती जब मेंटली प्रिपेयर होती है। तो इसलिए हमेशा पेशेंट को कुछ भी करने से पहले, उसको टच करने से पहले आपने उसको बताना है। तो आपने पहले उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, फिर आपने उसको उसका रिस्क एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें आपके आप बताएंगे कि भाई हमने आपकी अगर एंजियोग्राफी करनी है या पीसीआई करनी है, पहले तो आप ये बताएंगे पेशेंट आपके साथ पास एमआई की हिस्ट्री से आया है या पेन के साथ है, चेस्ट पेन के साथ। आप उसको कहेंगे, सलाम लेंगे उसका, पहले तो पूछेंगे कैसे हैं आप, अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे कि भाई आपका ये प्रोसीजर होना है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आपको कुछ देर के लिए टेबल पे लेटना पड़ेगा, आपकी कमर थक सकती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उसको जितना आप काम कर सकते हैं आपने उसको करना है, ठीक है जी। कितना, फिर मरीज का क्वेश्चन होता है कितना टाइम लगेगा, आप उसको बता दें 20 से 25 मिनट आपकी एनजीओ पे लगेंगे, आगे पीसीआई पे देखेंगे। अगर तो जरूरत पड़ी स्टेंट वगैरह डालने की तो हम आपको बता देंगे कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात आ गई रिस्क की। फिर आपने कहना है कि मैडम और सर, हो सकता है इस जो प्रोसीजर है इसमें कुछ रिस्क भी है, उस रिस्क में अब हमारी जो एनजीओ है उसमें आपके कि इन प्रोसीजर भी एमआई होने के चांसेस हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर माइनर भी आपने बता देने हैं कि जो आपको दवाई लग रही है, पेशेंट्स जो है ना वो ये नहीं समझते कंट्रास्ट, वो ये लैंग्वेज वो नहीं समझ सकते, तो आपने उन्हें बताना है टीका लगेगा या दवाई लगेगी। ये चीजें जो है लेमैन लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए पेशेंट के साथ, आपकी बात पेशेंट को समझ आ जाए। इसलिए जब आप हेल्थ केयर सेटअप में आते हैं तो आप मोस्टली कुछ लोग जो है वो मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं वहां पे काम करके। तो लैंग्वेज जो है वो ऐसा बैरियर है, अगर ये क्रॉस ना हो पेशेंट को आपकी आधी बात तो समझ ही नहीं आएगी और इस वजह से वो ज्यादा एंग्शियस रहेगा। तो इसलिए आपको एक तो पेशेंट से पेशेंट की जुबान में बात करनी है, अगर वो पंजाबी समझ रहा है आपको उसके साथ पंजाबी में बात करनी है, अगर उसको उर्दू की समझ आ रही है तो आपने उसको उर्दू में बताना है, अगर इंग्लिश उसके लिए बेटर है तो आप इंग्लिश में उसको बता दें, ठीक है। लेकिन पेशेंट की फिजिबिलिटी देखनी है। जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो एक चीज याद रखनी है, रूल है हॉस्पिटल का, पेशेंट इज द किंग। पेशेंट कुछ भी कह रहा है पेशेंट राइट है, आप कुछ भी कह रहे हैं चाहे वो भले के लिए या आप रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है आपने, रिस्क एमआरआई स्ट्रोक हो सकता है, फिर बता सकते हैं आप कि आपको जो है हीट अप हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, हीमाटोमा बन सकता है। मेन जो हमारे यहाँ पे होता है ना, जब आप फेमरल प्रिक करते हैं, आप रेडियल प्रिक करते हैं पेशेंट का, इंटरनल प्रिक करने से क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये आपकी वेसल है, आपने पहले निडल आप लेके गए हैं और वो निडल जो है आपकी पहले यहाँ पे आप लेके गए हैं ना, तो वो इसने उसको प्रिक नहीं किया इस एरिया से। अगर कोई और वेसल पड़ी हुई है यहाँ पे, जब आप फेमरल आर्टरी की बात करते हैं तो हम उसके लिए याद रखते हैं VAN। तो अब आप जब यहां से प्रिक कर रहे हैं, वो नीचे की बात हम कर रहे हैं VAN, तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे कर दें, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं आप, मुझे लगता है मैंने इसकी ऑपोजिट वो बता दी है, ये यूं है, ये वी होगा, ये होगा और यहाँ पे एन होगा, नर्व बाई वाली साइड पे होती है। तो यहाँ पे अगर आपने प्रिक कर दिया है, आप लोग फील कर रहे हैं पल्स को, लेकिन आपकी फिंगर के इन बिटवीन आपकी वेसल जो थी वो वेन थी, आप पहले उसको प्रिक कर दिया, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपको फौरन से उसको जो है वो यूं प्रेस करके रखना है। अगर आप प्रॉपर प्रेस नहीं करते तो वो एरिया आपका हिमाटोमा बन जाता है, और हिमाटोमा क्या होता है, इंटरनली ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स की इस इंटरनल ब्लड लॉस होने की वजह से एचबी लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए पेशेंट को आपने उसके बारे में भी बता देना, जो माइनर सा हीमाटोमा होता है, अगर आप इसी वेसल को बार बार प्रिक कर रहे हैं, एक बार किया, लेट्स सपोज दिस इज योर नीडल, आप उसको प्रिक कर रहे हैं और वो इस जगह पे एक्यूरेट गई है लेकिन फिर आपकी वजह हिल गई है, तो प्रॉपर प्रिक नहीं हुई, तो वो वहां पे भी तो एक हल्का सा सुराख बन जाता है, वो उससे ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी हीमाटोमा बनता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है, अगर एक बार में प्रिक नहीं हुआ, जो आपकी आर्टरी होती है ना ये मूविंग होती है इधर नीचे, स्लिप हो जाती है, तो इसलिए इसको पकड़ना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आपका फर्स्ट टाइम प्रिक नहीं होता, आप उसको प्रेस करके रखते हैं फिर उस एरिया को कुछ देर के लिए, जैसे आप बाहर बॉडी में कोई आपके चोट लगती है तो आप कुछ देर के लिए प्रेस करने को कहते हैं, तो वो उसका यही होता है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन ना हो। बिकॉज हीमाटोमा आपका इंटरनल ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से भी एचबी कम हो जाती है, प्रेशर्स डाउन हो जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये माइनर रिस्क होता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए
तो ये मेजर में चला जाता है। तो आपने उसको बता देना है कि आपको हिमाटोमा बन सकता है, इसके अलावा आपके कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब ये जो चीजें होती है ना, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, ये पेशेंट को टेबल पे लाने से पहले एक चेकलिस्ट होती है, वो उससे पूछा जाता है कि आपको कभी किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं हुई, कोई ड्रग एलर्जी, कोई फूड एलर्जी, कुछ भी है। इन केस पेशेंट कहता है कि मेरा पहले भी ये टेस्ट हुआ है और मुझे बाद में मेरे जिस्म पे दाने बन गए थे, मुझे ऐसे जो है वो कुछ हो गया था या कोई भी, तो उससे पहले फिर आपको उसे जो है वो डोज देनी होती है डेक्सामेथासोन की या एंटी एलर्जिक ड्रग्स की। ठीक है, एवल वगैरह लगाना होता है। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो माइनर रिस्क में आपके आ गया एलर्जिक रिएक्शन, ब्लीडिंग हो सकती है, हिमाटोमा हो सकता है, और इसके अलावा दूसरी चीज, अगर पेशेंट की आप उसके बाद पीसीआई करने लगे हैं तो उसके लिए आपने फिर उसको बताना है व्हाट इज पीसीआई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पीसीआई, ये क्या होती है? पीसीआई स्टैंड्स फॉर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप जो है जाके क्रोनरी में स्टेंट प्लेस कर रहे थे, अगर पेशेंट की एंजियोग्राफी आपने की वो पॉजिटिव आ गई, पेशेंट की लेफ्ट में डिजीज है या राइट में डिजीज है या ट्रिपल वेसल डिजीज है कि हार्ट की तीनों वेसल्स में डिजीज है, तो आपको फिर उसमें स्टेंट प्लेस करना है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं पीसीआई, या इसका दूसरा नाम है एंजियोप्लास्टी। ठीक है जी। तो आपने ये कर लिया, इस प्रोसीजर की आपने कंसेंट ले ली एनजीओ के लिए। जब आपने पीसीआई के लिए कंसेंट लेनी है तो उसके भी आपने रिस्क साथ साथ उसको बता देने हैं, स्टेंटिंग की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप बता सकते हैं वही एमआई वगैरह, यही वाले तकरीबन आ जाएंगे उसमें सारे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, अगर आपको कोई पोर्शन ऐसा है स्टडी का जो आपने किसके लिए यूज करना है, रिसर्च वगैरह के लिए, पेशेंट का कोई इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, कोई डिफरेंट केस आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की एनाटॉमी डिफरेंट बनाई है। कुछ चीज मेरे में जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके लिहाज से आप देखेंगे तो आपको एब नॉर्मल लगेगी। तो हर एक की एनाटॉमी वेरिएंट्स है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उस वजह से कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। तो अगर आप उसका वो पार्ट रिसर्च के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने उससे कॉन्सेंट लेनी है। ठीक है, कि स्टडी का कुछ पोर्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं, पेशेंट आपको इजाजत देगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पज। फिर उसके बाद आपने जिस रूल को फॉलो करना है, प्रोवाइड द नेसेसरी बट डू नॉट ओवरवेल्म। उसको बताएं जरूर ये जो आपके रिस्क वगैरह हैं, लेकिन उसको परेशान ना कर दे कि पेशेंट टेबल से उठ के भाग जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। पेशेंट प्रिपरेशन में आपके पास कंसेंट आ गई, आपने उसको जो है रिस्क बता दिया, प्रोसीजर का प्रोसीजर किस तरह से होता है ये बता दिया, फिर आपने उससे ये पूछ लिया कि आपकी स्टडी जो है वो रिसर्च पर्पज के जरिए यूज हो सकती है। एक चीज याद रखनी है, फाइनल डिसीजन इन सब के बाद पेशेंट का होगा, पेशेंट साइन कर देता है तो आप आगे प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, ये पेशेंट का राइट है, आप उसको उसका अल्टरनेटिव बता देंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं कि भाई आपके केस में पीसीआई हो सकती है, अगर नहीं करवानी तो आप जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें, बाईपास करवा लें, कैबेज करवा लें, वो आगे फिर पेशेंट की है। अगर दोनों हो सकते हैं, दोनों का इंफॉर्मेशन दें। यस, ये पेशेंट प्रिपरेशन आगे आगे चल रही है, उसमें कम्युनिकेशन भी है, उसमें आपका एटमोस्फेयर भी है। ठीक हो गया। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है, अगर पेशेंट डरा हुआ है, आपने उसको ज्यादा फोर्स नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट बहुत ज्यादा डर जाता है उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अगर पेशेंट डरा हुआ भी है, रिलक्टेंट भी है, तो उसे कभी भी कंसेंट फॉर्म फोर्सफुली साइन ना करवाएं। ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये भी आप लोग बीएस में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ा था आपने, अगर किसी को कोई याद हो? कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए पेशेंट के साथ? मैम कुछ जितने सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन। हमें इजीली एक्सप्लेन उनके यस। कर सकते हो उतना ही। यस। और
लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि पेशेंट की लैंग्वेज में, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें वो आपसे बात कर रहा है, उस लैंग्वेज में आपने उससे बात करनी है, ताकि पेशेंट देखिए। आप जब हेल्थ केयर प्रोफेशन में आते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा चेंज होना पड़ता है। आपको अपने अंदर नरमी लानी पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको पेशेंट कितनी इरिटेट कर रही होती है, इतनी इरिटेट कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पे पेशेंट होता है, ये सोच के आपको अपने आप को जो है ना वो फिर थोड़ा सा लो करना पड़ता है कि नहीं, वो इस टाइम पेशेंट है, मुझे समझना है उसकी कंडीशन को। और जितना आप इस चीज को फॉलो करते हैं ना, आप यकीन कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं। ठीक है, पेशेंट फिर आपको जाते हुए जो दुआएं दे के जाते हैं ना, वो फिर सबसे बड़ा खजाना होती है। तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन जो है, कहते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आधा वो आपकी बातों से ठीक हो जाता है, डॉक्टर की बात से ठीक हो जाता है। तो अगर आप पेशेंट को जितना काम कर देंगे ना, उतना इजीली प्रोसीजर भी हो सकता है। तो पहली बात जो आपकी पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पेशेंट्स ऑन लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसमें एक चीज होनी चाहिए, अटेंटिव लिसनिंग। पेशेंट आपको कोई बात बता रहा है, आप कभी यूं देख रहे हैं, अपने किसी को एक की तरफ देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दैट इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स। पेशेंट को आपको पूरी अटेंशन देनी है, ठीक है। तो पेशेंट को एक तो एक्टिवली आपने उसकी बात जो है वो सुननी है, और उसको बताना है जो भी उसके मसले हैं वो दूर करने हैं, ठीक है। अलार्मिंग टोन में उससे बात नहीं करनी, ना आपस में बात करनी है वहां पे कि पेशेंट डर जाए। क्या होता था, जब मैं कैथ लैब में काम करती थी, तो हमारे वहां पे अगर पेशेंट का किसी किस्म का कोई, लेट्स सपोज पेशेंट के प्रेशर्स ड्रॉप कर जाते हैं, तो हमें ये अलाउड बिल्कुल नहीं था कि हम इसको बहुत ऊंची आवाज में बताएं कि सर पेशेंट के प्रेशर्स ड्रॉप कर रहे हैं। हमें उनको आराम से उनके कान में या उनको किसी भी तरह से बताना है कि सर प्रेशर्स। इस तरह नहीं करना कि मरीज वहां टेबल पे परेशान हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक एक मिनट एक एक सेकंड मैटर करता है। जब पेशेंट का आप स्टेंट प्लेस कर रहे हो तो हर चीज मैटर करती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें सिंपल प्लस बेस्ट टर्म्स यूज होने चाहिए जो पेशेंट को इजीली समझ आ जाए, ठीक है जी। आप पेशेंट को काम करने के लिए ये कह सकते हैं कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई हुई है, वो इस तरह की हैं कि आपकी ये जो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे अंदर से ये ट्यूब कैसे जाएगी, इतनी मोटी ट्यूब है, ये कैसे जाएगी। तो आप उसको बता दें अल्लाह ताला ने आपकी एनाटमी ऐसी बनाई है कि ये इजीली अंदर से पास कर जाएंगे, ठीक हो गया। फिर उनको उनकी जुबान में बता दें आपके दिल की तस्वीरें लेनी है। पेशेंट को ना सीटी स्कैन का, एक्सरे का नहीं पता होता। अगर हम उसको कहें ना हमने आपका सीटी करना है, तो हम उनको सिंपली ये कह देते हैं आपकी तस्वीरें लेनी है। आपको अगर कोई गांव से आया तो हम उनको कह देते हैं आपको शुआएं लगेंगी, तो आपकी तस्वीरें लेनी। तो जितना आप पेशेंट की लैंग्वेज में बात करेंगे, पेशेंट आपका उतना काम होगा, और आप भी कामली जो है अपना जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, ये तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी, कंसेंट आपकी, और पेशेंट प्रेपरेशन हो गया। फिर पॉइंट आता है कि जो हमारा उधर का एटमोस्फियर है वो ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आपका जो है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कैथ लैब में, कैथ लैब में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं उसमें? सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डियोलॉजिस्ट, उसके साथ उसका फर्स्ट असिस्टेंट, हम लोग भी एज अ फर्स्ट असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जो फिर मशीन ऑपरेट कर रहा होता है, टेक्नोलॉजिस्ट, जिसने, या टेक्नीशियन जो होता है जिसने मशीन ऑपरेट करनी है, नर्स। इसके बाद एक होता है सर्कुलेटिंग टीम। अब नर्स जो है एक तो उसके पेशेंट के करीब खड़ी होनी चाहिए। सर्कुलेटिंग टीम वो होती है, अगर आपको स्टेंट चाहिए वो आपको ट्रॉली में से स्टेंट देगा। आपको कोई वो चाहिए होती है, सिरिंज वगैरह, कोई गॉज पीस वगैरह ट्रॉली पे चाहिए होता है, तो वो चीजें आपको देंगे, तो उसको कहते हैं सर्कुलेटिंग टीम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉइज क्रिएट होता है वो इस वजह से होता है, जो ये टीम होती है सर्कुलेटिंग टीम, वो आके ऊंची आवाज में कह रहे हैं ये नहीं है, या ये नहीं मिल रहा, या कुछ भी है, या कुछ उठाते हुए जो है वो गिर जाता है। आपकी कैथ लैब का एनवायरनमेंट जितना पुरसुकून होगा, उतना अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो काम कर सकेगा। अगर उसकी अटेंशन
जरा सी भी डाइवर्ट होती है तो वहां पे किसी ना किसी तरह के जो है वो चांसेस होते हैं कोई भी ब्लंडर होने। ठीक हो गया। तो इसके बाद तो ये है कि अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी जो सर्कुलेटरी टीम होती है इनका एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, या ओवरऑल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। नंबर टू आपके पास जो होना चाहिए, यू शुड कॉल द पेशेंट बाय हिज और हर नेम। डायरेक्टली आपने उसको उसके नाम से पुकारना है। उसका फायदा क्या होगा, समटाइम्स एक नाम के दो मरीज हो सकते हैं, तो कहीं आप बाय मिस्टेक जो है वो उनमें जो है वो गलती ना कर गए हो। ठीक है। तो इसलिए इसका ये भी फायदा होता है। और दूसरा, हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसको उसके नाम से पुकारा जाए, उस चीज को ज्यादा पसंद करता है। तो कोशिश कर रही है कि पेशेंट के पूरे नाम से आपने एड्रेस करना है, डायरेक्टली बाय नेम। और आपकी जो टोन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैफे में खड़े होकर तो आप मजाक कर रहे हैं आपस में, आप एक दूसरे को हंसा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा टेंस इन्वायरमेंट भी नहीं होना चाहिए, लिटिल बिट लाइट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि 12 आवर्स की अगर मेरी शिफ्ट है तो मुझे एक केस पे 2-2 घंटे भी खड़े होना पड़ता था, और लेड एप्रन पहन कर। और वो लेड एप्रन ऑलमोस्ट 8 to 10 kgs के होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएशन से। तो वो बंदा थक जाता है, तो उसके लिए फिर थोड़ा बहुत बीच में जो हमारे कंसल्टेंट थे वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते थे, मजाक कर देते थे कि ताकि सबकी अटेंशन भी रहे, कोई थके भी नहीं, ना मेंटली थके ना फिजिकली। तो इसलिए आपका जो है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए, और आपकी जो क्या कहते हैं टोन्स हैं वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, नॉट एन अलार्मिंग। यही आपकी ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोगों को आगे प्रोफेशनली बिल्डअप करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है, जब आप पेशेंट को प्रोसीजर के लिए लेके जा रहे हैं ना, तो आपने पहले फैमिली से बात करके जाना है। पहले प्री फैमिली मीटिंग भी होती है, प्री प्रोसीजर, एंड पोस्ट प्रोसीजर फैमिली मीटिंग भी होती है। पहले आपने प्रोसीजर से बताया कि हम आपके मरीज को लेके जा रहे हैं, फिर एनजीओ कर ली तो तब उनसे मीटिंग की, उनको बताया कि हम आपके मरीज की एनजीओ हो गई है, तो अगर तो उसका स्टेंट डलना हो फौरी अगर इंतजाम कर सकते हैं तो उनको बता दें। और उसके बाद जो है अगर वो नहीं डालना चाहते तो आप उनको उनकी जो है ईज के मुताबिक बता दें कि आप इतने दिन में अरेंज कर लें पेमेंट या कुछ भी वट एवर। ठीक है। तो वो है कि फैमिली मीटिंग्स होनी चाहिए। वो भी कम्युनिकेशन एक स्किल होती है कि वो कम्युनिकेशन जो है वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो है इन पेशेंट प्रिपरेशन, ये सारी जो है कंसेंट ले ली, सब कुछ कर लिया, टेबल पे लाने से पहले फिर आपके पास एक और चीज जो आ जाती है आगे। अब हम जनरल कुछ बात करें तो उसमें आता है कि आपने पेशेंट से नंबर वन क्या करना है। फोर्थ पॉइंट, अगर पेशेंट प्रिपरेशन का बात करें तो आपने उसकी हिस्ट्री कंफर्म करनी है। मैं उसको नाम से बुलाने का मकसद ही यही है, उसकी हिस्ट्री कंफर्म हो। ठीक है जी, कि आपने सही वाला पेशेंट लेके आए हैं। फिर पेशेंट की आपने आरएफटीज देखनी है, डिरेंज तो नहीं, प्लस आपने एचबी लेवल देखने हैं, यानी कि सीबीसी आपने देखना है। 6 पे आपके पास आ जाता है, आपने पेशेंट की ईसीजी देखनी है, क्योंकि उस पे आपको पता लगेगा इंटीरियर है इंफीरियर है, उस बेस पे फिर आपने कैथेटर डिसाइड करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, पेशेंट की उस टाइम पे जो जरूरी मेडिसिन हैं वो आपने चेक करनी है। ऑल मेडिकेशंस मस्ट बी चेक्ड, उसकी चेकलिस्ट आपने बताने की। ठीक है जी। 8 पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास आता है कि पेशेंट को आपने एनपीओ रखना है। अब जनरल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन है उसमें एक तो पेशेंट का 8 to 12 आवर्स फास्टिंग होती है, कुछ भी नहीं खाना पीना, क्योंकि जब पेशेंट को ये इंजेक्शन लगता है, कंट्रास्ट लगता है, तो पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। 9 पे आपके पास आ जाता है, पेशेंट को आपने कहना है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि टेबल पे उसको प्यास ना लगे, वो उठ नहीं सकता फिर। ठीक है।
तो ये जनरल के अभी अलावा ये जो कैथ लैब के हवाले से हैं वो आपकी ये सारी साथ साथ ये सब आपने बतानी है, ये अलग हेडिंग में आप बता सकते हैं। चेक द बेसलाइन टेस्ट, आरएफटीज, एलएफटीज, एलएफटीज कह रही हूँ, आरएफटीज, सीबीसी एंड ईसीजी। फिर आपने उसकी मेडिकेशन देखनी है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो मैंने बताया था उसकी मेटफॉर्मिन चेक करनी है कि 2 दिन से उसने रोकी है या नहीं। अगर नहीं रोकी तो आप पेशेंट को वापस भेज देंगे कि भाई इसकी मेटफॉर्मिन जो है वो स्टॉप होनी चाहिए 2 दिन पहले। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि उसको एनपीओ, और उसको कहना है कि आप पानी जो है, ये प्रोसीजर एनेस्थीसिया देकर नहीं होता, ये सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देकर होता है कि अगर आपने फेमरल आर्टरी को पंक्चर करना है तो आप सिर्फ उस जगह पे जाइलोकेन लगाएंगे। जो शॉर्ट एक्टिंग जो है आपका एनेस्थेटिक होता है वो लगाएंगे, वो एरिया सुन्न हो जाएगा, वहां से आप सुई क्या कहते हैं उसको, निडल पास करेंगे, पंक्चर करेंगे, शीत लेके जाएंगे, फिर शीत के जरिए आप हर चीज लेके जाएंगे। ठीक है। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। फिर इसके बाद एक टर्म यूज होती है टाइम आउट। In radiology and in any procedure, in interventional radiology, in cath lab, in any procedure जहां पे आपको इंटरवेंशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे एक टॉवल रखा होता है, टाइम आउट, और एक साइन होता है, और वो साइन हैंड के साथ डॉक्टर जो है वो यू टी का साइन बनाते हैं। टी मीन्स टाइम आउट, यानी कि पेशेंट नेम, पेशेंट हिस्ट्री, कंफर्मेशन साइन। टाइम आउट टॉवल जो रखा होता है उसका मकसद ही यही होता है कि पेशेंट की आपने आईडी चेक करनी है, पेशेंट की नाउन एलर्जीज चेक करनी है उस टाइम पे। यानी कि ये इतना सेंसिटिव मैटर होता है कि ये ना हो एक पेशेंट है उसका कोई प्रोसीजर है आप उसका कुछ और कर दें, पेशेंट को स्टेंट डलना है आप उस किसी और को डाल दें। तो ये चीजें हैं। वेटिंग लिस्ट चेक करें, चेक लिस्ट देखें। ठीक हो गया। तो जो ये है टाइम आउट, उसमें आपने लैब चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपने फिर लैब चेक करनी है। फिर उसके बाद आपने लैब रिजल्ट्स देख लिए, आपने पेशेंट का, उन सबसे भी पहले पेशेंट आईडी आता है कि आपका पेशेंट सही वाला आप लेके आए हैं, जो नाम पुकार रहे हैं वही नाम है, उसका आईडी नंबर ठीक लिखा हुआ है, जो हॉस्पिटल का एमआर नंबर होता है, वो चीजें चेक करनी है। फिर आपने उसके लेबोरेटरी में आपने उसके जो हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स काउंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो और क्रिएटिनिन वगैरह है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। फिर आपने उसके बीपी वगैरह चेक कर लेने हैं। ठीक हो गया। बेसलाइन ईसीजी वगैरह आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने फीमेल पेशेंट, उसके लिए आप लोगों ने बीटा एच सी जी यानी कि उसका प्रेगनेंसी स्टेटस देख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास अगर पेशेंट एक्सरे के लिए आ रहा है, सीटी के लिए आ रहा है, तो जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं ना, वो हिस्ट्री लेते ही नहीं है, या वो पेशेंट बताना भूल जाती है, या वो पेशेंट कंफर्म नहीं होता। तो प्लीज इस चीज को, फीमेल पेशेंट के केस में इसको आपने चेक करना है, जितना आप पूछ सकते हैं आपने उससे पूछना है कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो नहीं है। तो उसके लिए आप बीटा एचसीजी करवा लें, बेहतर तरीका ये है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने देख लेना है कि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में कितना को पता है या कितनी को अंडरस्टैंडिंग है, वो आपने उसको बता देनी है दोबारा से। फिर इस प्रोसीजर से पहले पेशेंट की आईवी लाइन सिक्योर होनी चाहिए। जब भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, उसमें से पहले सबसे आपकी आईवी लाइन गायब होती है, पेशेंट की वीनस एक्सेस गायब होती है। तो अगर वीनस एक्सेस गायब हो जाए आप कोई भी मेडिकेशन नहीं दे सकते, तो इसलिए सबसे पहले आईवी लाइन लगाएं, ताकि बाद में अगर पेशेंट को कुछ होता है तो आप उसको मेडिसिन दे सके। तो आईवी लाइन आपने सिक्योर करनी है। फिर उसके बाद आपने जो प्री मेडिकेशन मैंने आपको लोडिंग मेडिसिन का बताया था, अगर पीसीआई हो रही है तो वो लोडिंग मेडिसिन जो है वो जरूरी होती है। फिर उसके साथ साथ आपने पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है जब आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। अब इसको एक बार आप करें बुक से रीड। हम लोगों ने कॉशनरी नोट्स से पहले पहले तक पढ़ा है,